नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। सत्यपाल मलिक कोई ऐसा मौका छोड़ते नहीं हैं, चूकते नहीं हैं। जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर हमला करने का कोई अवसर हो। पुलवामा कांड पर जो उन्होंने बयान दिया था वो तो हमारे आपके सामने है ही। इसके अलावा कई ऐसे बयान दे चुके हैं, चाहे किसानों के आंदोलन को लेकर के या अब जो जंतर मंतर पर अ, एक ही परिवार के 3 खिलाड़ी बैठे हुए हैं, अ, यौन शोषण के आरोप लगा करके, चाहे उनको सपोर्ट करने को लेकर के, और जंतर मंतर पर भी 2-3 बार जा चुके हैं, वहां बैठ करके भाषण दे चुके हैं। तो कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार के खिलाफ ये जहर ना उगलते हों। ऐसा कोई भी मौका हाथ लग जाए तो ये शुरू हो जाते हैं। लेकिन बुधवार को एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद इनको लगा कि मुझे अब बोलना चाहिए। आपको याद होगा, जब ये गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, तब गवर्नर रहते हुए इनके सामने 300 करोड़ रुपए का प्रपोजल आया है 2 फाइलों के निपटारे के लिए, ऐसा इन्होंने बयान दिया था। यानी इन्होंने सीधे-सीधे ये आरोप लगाया था कि एक तो अनिल अंबानी की बीमा कंपनी से संबंधित फाइल उनके सामने पुट अप की गई थी जब वो राज्यपाल थे, और एक आरएसएस के एक नेता ने किसी कंपनी की फाइल जो है वो मेरे सामने भिजवाई थी। और मुझे सचिवों ने ये बताया था कि ये संदिग्ध मामला है, उन्होंने घोटाला बताया था। साथ में लगे हाथ ये भी कहते हैं कि उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप दोनों फाइलों को मंजूरी दे देंगे तो आपको 150 करोड़ रुपया मिल जाएगा, यानी कमाई का मौका है। तो सत्यपाल मलिक ने उस समय ये बयान भी दिया था कि उन्होंने इस पूरे मामले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉलेज में भी रखा था, और तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है। सत्यपाल मलिक ने तब कहा था कि वो दोनों फाइलें, वो दोनों प्रपोजल मैंने खारिज कर दिए थे। लेकिन मामला यही नहीं खत्म हो गया था। इन्होंने बार बार आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति का जिक्र करके आरएसएस को असहज स्थिति में लाने की कोशिश की। ये एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की कि जैसे आरएसएस में भी भ्रष्ट लोग बैठे हैं, जो अगर रिश्वत देनी पड़े तो रिश्वत दे करके भी जो योजनाएं परियोजनाएं हैं उनको पास कराने में लगे रहते हैं। और इन्होंने ये बयान भी दिया था कि आरएसएस का वो बंदा प्रधानमंत्री का करीबी था, और यहाँ तक कह दिया था कि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती जब भारतीय जनता पार्टी सरकार के सहयोग से जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री थी तो वो उनकी सरकार में मंत्री भी थे। इतने खुल करके जब इन्होंने आरोप लगाने शुरू किए, तो जो इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, मनोज सिन्हा, उन्होंने कहा कि हम इस पूरे मामले की जांच कराएंगे। तो जांच के आदेश दिए गए, होम मिनिस्ट्री ने सीबीआई को इसकी जांच सौंप दी। 2 बार तो पहले सतपाल मलिक से पूछताछ हो चुकी थी, इनके बयान दर्ज हो चुके थे। एक बार अभी 28 अप्रैल को फिर इनके घर पर सीबीआई के अधिकारियों ने पहुंच करके बहुत लंबी पूछताछ की, और बुधवार को 9 जगहों पर सीबीआई ने छापे मारे। इन 9 जगहों में जम्मू कश्मीर भी है, दिल्ली भी है, नोएडा वगैरह भी है, राजस्थान भी है। इसका मतलब लोग ये निकाल रहे हैं कि सीबीआई के हाथ में कुछ सूत्र आ गए हैं।
इसीलिए उसने अलग-अलग राज्यों में 9 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे हैं। अब जैसे ही छापे की खबरें मीडिया में सुनाई पड़ी आई, तो सत्यपाल मलिक की ची बोल गई। ची बोलना समझते हैं ना आप? चुप नहीं रह सके, कराहट निकल चुकी, चीख निकल गई। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीबीआई इस मामले में शिकायतकर्ता को परेशान कर रही है। वो बिना किसी सरकारी वेतन के जम्मू कश्मीर में मेरे प्रेस सलाहकार और सचिव थे। ये तो सिर्फ एक बंदे के लिए इन्होंने बयान दिया है। और ये बंदा कौन है? ये है सुनक बाली। दिल्ली में इनके आवास पर भी सीबीआई ने छापा मारा। और जब मीडिया के लोगों ने सत्यपाल मलिक से पूछा कि सुनक बाली के यहाँ भी छापा पड़ा है, जो आपके प्रेस सलाहकार थे जब आप गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के और आपके सेक्रेटरी भी थे, तब इन्होंने ये बयान दिया कि सीबीआई इस मामले में शिकायतकर्ता को परेशान कर रही है। यानी मेरे करीबियों को परेशान किया जा रहा है। तो आपके करीबी ने अगर कुछ गड़बड़ किया होगा या सीबीआई को कुछ ऐसे लिंक मिले होंगे जो आपके करीबी तक पहुंचते हैं, तो सीबीआई क्यों नहीं उनके यहाँ छापे मारेगी? और ये चीजें शो करती हैं कि सत्यपाल मलिक की कहीं ना कहीं कोई दुखती रग, एक नस दब गई है। और अब इनको इस बात का एहसास हो चला है कि मामला अब गंभीर मोड़ ले रहा है और सीबीआई एक तार्किक परिणति तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ चुकी है। इसी से जुड़ा हुआ मामला इनके धरने प्रदर्शनों में शामिल होने का भी है, पुलवामा को लेकर के गलत बयानी करने का भी है। पुलवामा पर जो इन्होंने बयान दिया था, वो मीडिया में अच्छा खासा सुर्खी बना था और पाकिस्तान में तो उसे हाथों हाथ लिया था। इन्होंने कहा था कि साहब, पुलवामा में जो 40 सीआरपीएफ के जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे, वो सरकार की अपनी गलती की वजह से हुए थे। उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे, वो उनको नहीं दिए गए। और उसी समय मैंने प्रधानमंत्री को और जो हमारे एनएसए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उनको कह दिया था कि ये सरकार की लापरवाही की वजह से मारे गए हैं। और उन्होंने ये भी जोड़ दिया था कि प्रधानमंत्री ने जब उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि अभी इस मामले में चुप रहो। यानी सत्यपाल मलिक ये कहना चाहते थे कि विपक्ष उनके बयान पर राजनीति शुरू ना कर दे, इसलिए प्रधानमंत्री ने उनको ये सब कहा कि अभी चुप रहो। लेकिन जैसा आप जानते हैं, प्रधानमंत्री तो इन मामलों में कभी बोलेंगे नहीं, लेकिन इनके बयान में ही इतने अंतर्विरोध रहे, इतनी पेचीदगियां रही कि ये खुद सवालों के कटघरे में खड़े हो गए। किसान आंदोलन के समय भी इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही टारगेट किया था और वो भी गवर्नर रहते हुए। और इस समय जंतर मंतर पर हरियाणा के एक परिवार से ही संबंधित विनेश फोगाट, सरिता फोगाट और बजरंग पूनिया, ये 3 पहलवान बैठे हुए हैं। इनके साथ राजनीतिक दलों के नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। वो अपनी सियासत चमका रहे हैं और ये पहलवान पता नहीं किसके हाथों में खेल रहे हैं। और ये मांग कर रहे हैं कि भारतीय कुश्ती महासंघ के जो एसोसिएशन के जो सर्वे सर्वा रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह, उनको हमारे साथ यौनाचार करने, यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाए। और जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं, डिगेंगे नहीं। और इनको यहाँ से ऐसा लगता है कि अब जो अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों के नेता हैं वो उठने भी नहीं देंगे।
आप अंदाजा लगाइए कि वहां कौन कौन पहुंच चुका है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, इसके अलावा प्रियंका वाड्रा, इसके अलावा केजरीवाल, राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, गुरनाम चढ़ूनी, सत्यपाल मलिक, ये सब वहां पहुंच चुके हैं, भाषण दे चुके हैं। चंद्रशेखर जो भीम आर्मी के हैं वो पहुंचे हुए हैं, वो रोज ही पहुंचना शुरू कर चुके हैं। इसी तरीके से सत्यपाल मलिक भी एकाधिक बार जंतर मंतर जाकर के भाषण दे चुके हैं। और बुधवार को तो कमाल हो गया, मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और जिनके बेटे पूर्व आईएएस विजेंद्र सिंह हिसार से भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वीरेंद्र सिंह भी जंतर मंतर पर पहुंच गए और वहां जाकर के उन्होंने अच्छा खासा भाषण दिया। एक तरीके से मोदी सरकार के खिलाफ बोले वो, और उन्होंने कहा कि ये खिलाड़ी जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भारत के लिए मेडल लाए थे तो पूरा देश इनके साथ खड़ा था। आज जब ये अपने यौन शोषण की बात सामने ला करके ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, तो सरकार सुन नहीं रही है। मतलब अच्छे खासे भाषण उन्होंने वहां दिए हैं और वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी में हैं। सत्यपाल मलिक जिनको राज्यपाल मोदी सरकार ने बनाया, पहले इनको बिहार का राज्यपाल बनाया, साथ में एक उड़ीसा का भी चार्ज रहा कुछ समय के लिए, फिर इनको 2018 में महत्वपूर्ण राज्य जम्मू कश्मीर भेजा गया और इन्हीं के समय में धारा 370 और 35 से हटाई गई थी, आपको ध्यान होगा। इसके बाद कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज हुई कि गोवा भेजा गया, गोवा से भी हटा करके मेघालय भेजा गया, और कुछ पर्दे के पीछे ऐसा है जिससे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति खुंदक खाए हुए हैं और लगातार उनके खिलाफ एक तरीके से विश्वमन कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिना इच्छा के या गृह मंत्री अमित शाह की बिना इच्छा के तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, वो जो सत्यपाल मलिक ने बयान दिए थे कि 300 करोड़ ऑफर हुआ था 2 फाइलें निपटाने के लिए, उसकी सीबीआई जांच की सिफारिश करने वाले नहीं थे। जाहिर है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने ही सत्यपाल मलिक के बयान पर सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। वो दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहते हैं। शुरू में सत्यपाल मलिक के बयान आए थे कि मैं तो सीबीआई को सारी बातें बता दूंगा, मैं सीबीआई जांच से डरता नहीं हूँ, मैं तो 4-5 कुर्ते पजामे में रहने वाला आदमी हूँ, फकीर आदमी हूँ, मैं तो किराए के मकान में रहता हूँ। तमाम तरह के बयान इनके आए थे। लेकिन अब जबकि करीबियों के यहाँ सीबीआई के छापे पड़े हैं तो ये बिलबिला गए हैं। इसका मतलब दुखती नस पर हाथ रख दिया गया है। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।